मुझे सौभाग्य मिला 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव करना या उनके साथ रहने का अवसर मिलना। न केवल भारत के प्रधानमंत्री बल्कि अमेरिका के श्री बिल क्लिंटन जैसी हस्तियों के साथ भी काम करने का अवसर मेरे को मिला। इनमें मैंने एक चीज जरूर देखी, तो ये हर 10 या 15 या 20 मिनट में कोई हास्य का जरूर प्रकरण लाते हैं बीच में। जब एक बार श्री क्लिंटन आए थे तो उनके एंटोराज में लगभग काफी लोग थे, 40 से अधिक लोग थे। तो वो मुझसे बात करते जा रहे, वो मुस्कुराते रहे लगातार। अब मैं पढ़ रहा था पूरी तरह से कि उनके चेहरे पे जो तनाव, अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, चेहरे से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उनको ये चिंता थी कि लास्ट व्यक्ति चढ़ गया या नहीं चढ़ गया, कोई ऐसी मतलब सुरक्षित तो है या नहीं है सब कुछ। और हम लोग तो हमारे तो तुरंत ही मेरे तो बहुत जल्दी आ जाता, मेरी पत्नी तो इतना जल्दी झूठ पकड़ लेती है मेरा, मैं क्या बताऊं आपको। मतलब सर वेलकम अगेन, एक बार दोबारा वाइडकास्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कुछ बातें रह गई थी जी। आपके जो सर्विस का पीरियड था उस दौरान आपका एज ए प्रोटोकॉल में भी काफ़ी एक्सपीरियंस था, जिसमें बड़े बड़े डिग्निटरीज के साथ इंटरेक्शन हुआ, आपने उनको इंटरव्यूज़ भी किए, जैसे लास्ट टाइम बात हुई, तो उसका एक्सपीरियंस आप थोड़ा बताइए। मुझे ये कहते हुए स्वयं पे गर्व होता है कि ऐसा होता है ना, आत्मश्लाघा नहीं है ये, स्वयं पे गर्व शासकीय कर्तव्यों के चलते भी हुआ है कि मुझे सौभाग्य मिला 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव करना या उनके साथ रहने का अवसर मिलना। ये एक बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, जैसे अगर राष्ट्रपति प्रणाली है तो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, और अगर प्रधानमंत्री के जो डिफेक्टो का मतलब जो वाकई जिसके पास सत्ता होती है, तो डिफेक्टो प्रधानमंत्री की प्रणाली है तो वह राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री हो। तो मुझे न केवल भारत के प्रधानमंत्री बल्कि अमेरिका के श्री बिल क्लिंटन जैसी हस्तियों के साथ भी काम करने का अवसर मेरे को मिला। इनमें मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, क्योंकि इनके पास जिम्मेदारियों का इतना अधिक बोझ, एक राष्ट्र चलाना अपने आप में कम बात नहीं होती, और कितने तरह की चीज़ एक व्यक्ति के दिमाग में घूमती है, तो ये उसको हर 10 या 15 या 20 मिनट में कोई हास्य का जरूर प्रकरण लाते हैं बीच में। ओके। ये सभी राष्ट्राध्यक्षों का मैंने ये खूबी देखी है। क्योंकि जब मैंने एक जो अपने फिजिशियन होते हैं, न्यूरो फिजिशियंस, तो उनसे जब मैंने बात की, मैं कहा ये हास्य क्या इस, क्योंकि मैं जब इनका ये देखता था तो मुझे लगता था कि कोई ना कोई बात तो है। तो मुझे उन्होंने बताया, डॉक्टर भावना शर्मा यहाँ जो फिजिशियन है, उन्होंने बताया कि ये सत्य है वैज्ञानिक रूप से कि अगर आपका कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ है या कोई इस तरह की बात है, तो आप कोई हास्य का प्रसंग एक मस्तिष्क में ऐसा सिक्रेशंस ले आता है जिससे निर्णय लेने में आसानी होती है। ओके। तो ये इनकी अच्छे निर्णय जो है, अच्छा राष्ट्राध्यक्ष वह माना जाता है जो विनोदी स्वभाव का होता है। तो विनोदी स्वभाव से आदमी कठोर निर्णय, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय और जो समयानुकूल और समयोचित निर्णय ले सकते हैं। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर उसका ज़्यादा होगा, जिस तो थोड़ा ह्यूमरियस जी कैरेक्टर का होगा। ये मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब एक बार श्री क्लिंटन आए थे, बड़ा कारकेड होता है, और वो संसार के सबसे अधिक वो जो जिसको कहते हैं ना हिट लिस्ट जिसको अपन बोलते हैं, तो उसके अंदर थे बहुत ज़्यादा, और काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी उनकी थी। तो मैं उनसे बात कर रहा था, पर उनको चिंता थी कि एंटोराज बोलते हैं जो उनके साथ जो प्रतिनिधिमंडल है, तो एंटोराज उसका एक टर्मिनोलॉजी प्रोटोकॉल, एंटोराज। हाँ, एंटोराज। तो उनके एंटोराज में लगभग काफ़ी लोग थे, 40 से अधिक लोग थे। तो वो मुझसे बात करते जा रहे। अच्छा, वो कितने अपने छवि के प्रति लोग वो रहते हैं प्रतिबद्ध, कि आपने कभी भी नहीं देखी होगी कि श्री क्लिंटन की मुस्कुराहट के बिना या कोई ऐसी तस्वीर आपने संसार में नहीं देखी होगी, जबकि वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड पर्सन्स में से वो हैं। तो वो मुस्कुराते रहे लगातार। अब मैं पढ़ रहा था पूरी तरह से कि उनके चेहरे पे जो तनाव, अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, चेहरे से मुस्कुरा रहे थे कि कहीं उनका कोई फोटोग्राफर ये फोटो नहीं खींच ले, जो मैं समझता हूँ कि उनकी जो है बिना मुस्कुराते हुए या तनाव में, टेंशन में। हाँ। और लेकिन उनको ये चिंता थी कि लास्ट व्यक्ति चढ़ गया नहीं चढ़ गया, कोई ऐसी मतलब सुरक्षित तो है या नहीं है सब कुछ।
तो मैं उनसे, अच्छा वो मुझसे बात करते जा रहे थे, अब उनका एक्सेंट जो अमेरिकन एक्सेंट था वो उसमें बात कर रहे थे, मेरे हालांकि बहुत कम समझ में आ रहा था, लेकिन वो लगातार ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि उनको कोई तनाव नहीं है। तो ये इन लोगों का बड़ा होता है कि ये मन के अंदर चाहे कितना ही द्वंद्व चल रहा हो, ये लोग चेहरे पे नहीं आने देते हैं। और हम लोग तो हमारा तुरंत ही, मेरे तो बहुत जल्दी आ जाता, मेरी पत्नी तो इतना जल्दी झूठ पकड़ लेती है मेरा, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, और तुरंत प्रभाव से हमारे झूठ हमारे चेहरे पे आ जाता है, सरेंडर करना पड़ता है। हाँ, सरेंडर करना पड़ता है। पर मुझे लगता है कि ये लोग भी शायद हमसे तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों से तो ये भी नहीं छुपा पाते, कोई नहीं छुपा पाता, मुझे ऐसा लगता है। एक बार वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनकी भी टिप्पणी आई थी, हेडलाइन था वो, वुमेन इज ऑलवेज राइट। मतलब चाहे केस, चाहे वो गलत हो, लेकिन घर में जाने के बाद वुमेन इज ऑलवेज राइट, अगर वो रहोगे तो आप घर में सुखी जीवन बना रहेगा। हाँ हाँ, मैंने देखा है लोगों को कि अपने पता नहीं दुनिया भर के अंदर तो वो ऐसे करते रहते हैं जो कि जमाने से डांट खा के आ जाते हैं। हाँ। और घर के ऊपर अपना हुक्म चलाते, अरे भाई तुम्हारा साम्राज्य नहीं है घर पे, घर की साम्राज्ञी वो है, तुम्हारा जहाँ साम्राज्य वहां तो तुम बीगी बिल्ली बने फिरते हो और गलतियां करते रहते हो और घर पे आकर के रोब जमाते हो। तो भूमिका, स्टेटस एंड रोल को कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा एक किस्सा कलाम साहब के साथ भी हुआ था, जब वो कोई इमरजेंसी लैंडिंग उनकी यहाँ पर हो गई थी। वो क्या हुआ कि डाइवर्ट हो गई थी उनकी फ्लाइट, और वो चेन्नई जा रहे थे और वो जयपुर में उनको लैंडिंग हो गई थी। तो मेरे को नेचुरली भेजा गया था वहाँ पे, और पहले टर्मिनल 1 में एक VIP रूम होता था, उसमें उनको तुरंत लेके आए। और मैंने जो ना, जैसे बालक बुद्धि टाइप होती है, ऐसे मैंने उनसे थोड़ा सा निवेदन ये किया कि अगर मुझे लिबर्टी दे देते हैं तो बात के, नेचुरली आप इस लेवल के व्यक्ति से तो बात इसी तरह ही करेंगे। बिल्कुल। तो मैंने अपने संपूर्ण आदर के साथ ये कहा कि सर कभी आप पधारें और हमारी दृष्टि से राजस्थान को देखें। उन दिनों परमाणु विस्फोट हुआ था, वो NSA थे उन दिनों, तो परमाणु विस्फोट उन्होंने, उनकी बड़ी भूमिका रही थी, मिसाइल मैन इसीलिए कहते हैं। तो बड़ी सरलता से बोले मुझे कि नहीं, मैं राजस्थान आता रहता हूँ, छोटे मोटे फटाके छूटते रहते हैं यहाँ पे। तो ये आप देखिए ह्यूमर कितनी, जबकि परमाणु बम का परीक्षण उन्होंने किया, लेकिन कितने सहजता से मेरे से बात करी, हम राजस्थान आते हैं, छोटे मोटे फटाके छूटते रहते हैं। तो हालांकि वो आंग्ल भाषा में वो बात कर रहे थे, मैं जो तर्जुमा आपको बताया। बहुत सही, बहुत सही। मतलब इतना बड़े आदमी होके भी इतना सिंपलिसिटी से ह्यूमर को रखते हुए जवाब दे दिया। हाँ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का भी मैंने देखा कि उनका भी ये रहता है, जैसे ना कर्मयोगी और तपस्वी टाइप जैसे हो रहते हैं, उनका बिल्कुल वैसा स्वभाव। विनोद तो है ही है, लेकिन कर्मयोगी और तपस्वी जैसा उनका, मैंने सारा, चाहे वो चल रहे हों, चाहे खा रहे हों, चाहे कुछ कर रहे हों, बिल्कुल बिना लाग लपेट के। और बस उनका तो ये है कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, बस। तो वो काम में बहुत ज्यादा विश्वास है, ये मैंने देखा था। सबका अपनी अपनी विशेषताएं होती। सही है, सही है। और एक अपनी लास्ट टाइम बात रह गई थी, आप जब करौली कलेक्टर थे उस टाइम, मतलब जैसे वहाँ का माइंडसेट लोगों का अलग है, यहाँ किसी और जगह का अलग है, वहाँ थोड़ा वो चंबल बेल्ट और वो सारी आ जाती है ना। वहाँ एक्चुअली क्या है कि मुझे जब मेरे पहले जब पोस्टिंग एज कलेक्टर करौली हुआ, तो मुझे लोगों ने बड़ा मजाक बनाया और ये कहा कि आप ऐसे कैसे जगह जा रहे हो, वहाँ के तो डाकू है, वहाँ के लोग बड़े अजीब से होंगे, ये होगा। मेरे को काफ़ी भयाक्रांत करने का प्रयत्न किया। और जब मैं पहुँचा तो मुझे जो स्नेह और जो आनंद वहाँ के लोगों ने दिया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिस बीहड़ के लिए कहते हैं कि बदनाम है, उस बीहड़ में मैं जा कर के, और रात को हम 10-10 बज जाते थे हमें, और भजन सुनते थे। मैं भजन गाता था, मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा उसमें, उसको मैं आपको भेजूंगा, 59 सेकंड का एक है, डाकुओं के साथ। हाँ, जो उनके साथ में भजन गा रहे हैं, और वो भी बड़े आराम से भजन सुन, मतलब मैं गा रहा हूँ और वो साथ में गा रहे हैं मेरे। और मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वहाँ इस तरह की बात है। और सरलता में ये थी कि मतलब आप एक अपराधी को तो माफ़ जैसे करते हैं ना, बस मेरे आदत में नहीं है, लेकिन वहाँ निर्दोष
इतने थे, एक मेरे को मिले तो माफ़ी कर दिया। एक मोटरसाइकिल के ऊपर 6 आदमी जा रहे थे। तो मैंने उसको, मेरे पास गाड़ी थी और कमांडो वगैरह जब थे ना सरकारी, तो उसको रोका जंगल के अंदर कि भाई ऐसे 6 कैसे बैठ के जा रहे हो। तो मेरे कमांडो ने कहा कि मैं तो इसके आगे नंबर है ना गाड़ी के पीछे नंबर है मोटरसाइकिल। तो वो तो जो अफसर जैसा रौब तो होता ही है आदमी के अंदर। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात है, तुम्हारे कोई ना आगे नंबर है ना पीछे नंबर है। तो उसने बड़ी सरलता से जवाब दिया, निर्दोष कितना कैसे हो सकता है व्यक्ति। उसने कहा एक तो मोटरसाइकिल है, अब इसके क्या नंबर रखूं सामने। 2 3 4 5 होती तो 1 2 3 4 5 6 नंबर रखता था। अब ये एक तो कुल मिला के मोटरसाइकिल, अब इसके नंबर कैसे रखे, आप कहो जो रख दूं साहब नंबर। तो आप देखो इतनी सरलता की बात। अब वहाँ कौन करेगा। तो मैं पब्लिकली ऐसे ही चला जाता था और लोग बड़ा स्नेह देते थे। मतलब वो ज्ञान ही नहीं है बेसिक लेवल का, तो वो अपने एक अलग वो उन्हें बड़ा निर्दोष और बड़ा अपनी अलग दुनिया है उन लोगों की। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके जब आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम आप संन्यास लेने वाले थे पढ़ाई छोड़ के। हाँ, ये एक विचित्र किस्सा है। हुआ यूं था कि मैंने दर्शन शास्त्र ले लिया था यूपीएससी की तैयारी के लिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट मुझे कम पड़ रहा। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिलॉसफी। फिलॉसफी। तो फिलॉसफी जब वो दर्शन शास्त्र में को जब मतलब जो उसको पढ़ते गए तो संसार से विरक्ति हो गई। विरक्ति हो गई तो जब ऐसा पता लगा कि ये तो संसार को मतलब ही नहीं है, तो पानी का बुलबुला है। तो इसमें ये न तो कोई संबंध होते हैं, न माँ न बाप न भाई न बहन, न कोई अचीवमेंट्स हैं। क्या करना है अब फिर तैयारी करके। तो मैंने एक चिट्ठी पे ये लिखा कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो है मैंने दर्शन पढ़ने के पश्चात मुझे नहीं लगता कि मुझे इस संसार में सबके बीच में रहना चाहिए। तो और सुबह मेरा था कि हिमालय की तरफ जाके अपने तपस्या करूंगा और सारा संसार। हिमालय की तैयारी हो गई थी। हाँ, वो हो ही गया था। एकदम मैं चिट्ठी लिख दी थी मेरे पिताजी के नाम पे। तो अब भाग्य से या संयोग कहें क्या कहें कि पिताजी ने रात को वो चिट्ठी देख ली। और जब मैं सुबह जाने लगा तो मुझे दरवाजे पे ताला मिला, अंदर से बंद किया हुआ। पिताजी ने कहा कि संन्यास लेने जा रहे हो, मैंने चिट्ठी पढ़ ली तुम्हारी। तो मैंने कहा कि मेरे जाने के बाद पढ़ते तो अच्छा रहता। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे संन्यास लेने के इस निर्णय में मैं विघ्न नहीं बनूंगा, लेकिन ये पुस्तक पढ़ लो। 7 दिन दिए, 7 दिन बाद चले जाना, हम आपको नहीं रोकेंगे। और श्रीमद् भगवत गीता उन्होंने मेरे को दी कि इसको पढ़ो। उसमें हिंदी अनुवाद था, संस्कृत से हिंदी अनुवाद, संस्कृत भी थी और हिंदी अनुवाद भी था, 18 अध्याय। और उसको पढ़ने के बाद अभी आपके सामने हूँ, अदरवाइज तो अभी मैं आपके सामने होता नहीं। गीता ने मार्गदर्शन दिया कुल मिला के पूरा। गीता एक ऐसी पुस्तक है हमारी कि जितनी बार आप उसको पढ़ोगे उतनी बार उसके अलग अर्थ आपको नजर आएंगे, अलग रंग नजर आएंगे, अलग सोच नजर आ जाएगी उसके अंदर। तो जो उस वक्त चूंकि मेरा ये था कि अब संसार से विरक्त हो गए, तो मेरी तो विरक्ति की सोच थी। मोटे तौर पे गीता को जब देखते हैं तो उसमें 18 अध्याय हैं और हर अध्याय के पश्चात ये लिखा हुआ है गीता इति योग शास्त्र। मतलब गीता जो है योग का शास्त्र है। और गीता मूल रूप से ये कम्युनिकेशन का एक तरह से ये शास्त्र है। कम्युनिकेशन, हम इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एक हेयरलाइन डिफरेंस है। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक मैसेंजर होता है और एक रिसीवर होता है। इंटरेक्शन में दोनों ही रिसीवर और मैसेंजर दोनों ही बन जाते हैं, बाई डायरेक्शनल चलता है। हाँ। तो अभी जैसे आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन का ग्रंथ है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण इसके अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं एज मैसेंजर, और अर्जुन उसे रिसीव कर रहे हैं एज रिसीवर। तो जब अर्जुन ने गांडी उठाने से मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने ये कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्मयोग की उसको शिक्षा दी। उसने गांडी उठाने से मना कर दिया। जबकि पांचजन्य श्री कृष्ण बजा चुके थे। पांचजन्य श्री कृष्ण का शंख का नाम था और गांडीव जो है अर्जुन के धनुष का नाम था, यानी उनके हथियार का नाम था। उन्हें हथियार उठाने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। नेचुरली बहुत अच्छी बात है। फिर श्री कृष्ण ने ये उसको और कहा कि तपस्विभ्यो दिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो दिके कर्मेभ्यश्च दिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन है।
तपस्वी बहुत बड़ा योगी होता है, कर्म ज्ञानी उससे भी बड़ा योगी होता है, और कर्मी सबसे बड़ा योगी होता है। हे अर्जुन तू ऐसा बन। अर्जुन नहीं समझ में। तो अब जो जो अध्याय दर अध्याय इसको पढ़ते गए, मैं बहुत जल्दी से अपनी बात आपको गीता के सार के रूप में बताऊंगा कि ये क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। फिर क्या हुआ कि जब ज्ञान योग और कर्मयोग जब श्री कृष्ण ने बता दिया, तब भी अर्जुन ने गांडीव नहीं उठा। तो मतंग ऋषि के पश्चात, ये एक मतंग ऋषि थे, उनको श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, या फिर अर्जुन को दिखाया। ओके, अर्जुन के अलावा मतंग ऋषि को दिखाया था पहले। तो विराट स्वरूप देखते ही उसने कहा कि अरे आप हो क्या श्रीमन ये सब कुछ करने वाले? तो आप फिर, तो उन्होंने कहा कि जब आप ही सब कुछ हो तो फिर आप कर क्यों रहे हो इसमें ये सारा? आप तो कर्म फल से तो अलग हो। तो फिर उन्होंने कहा कि देख, प्रवृत्ति में निवृत्ति होना ये सबसे बड़ी बात ये है। आज फिर मेरे ध्यान में आएगा संन्यास में मैं चला जाऊंगा तो मेरे पास क्या प्रलोभन रहेंगे? कोई प्रलोभन ही नहीं है। और यहां रहूंगा तो इतने प्रलोभनों के पश्चात अगर उन प्रलोभनों में नहीं आया, वो है संन्यास असली। तो प्रवृत्ति में निवृत्ति होना, यानी कि आप उसमें रहते हुए भी उससे अलग रहो, वह है असली। तो वो चैलेंज आया। तो इस गीता ने ये सिखाया मुझे, भगवत गीता ने, कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करिए। ये डर के भागने से क्या मतलब होता है चीज़ों का। और इसने मुझे रोका, क्योंकि तभी तो रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, जब उन्होंने विराट स्वरूप बताया था, तब श्री कृष्ण ने ये कहा कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है जंकार जगल, सब जन मुझे से पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं। और गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सबको त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त करके और मोक्ष प्रदान करूंगा। तो यानी कि संपूर्ण समर्पण। तो ज्ञान भी हो आदमी के पास, कर्म भी करे और संपूर्ण समर्पण भी हो। तो कितनी प्यारी बात गीता के अंदर। अब सब अपने अपने तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और कहा भी यह है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन विप्र यानी विद्वान लोग अलग अलग उसको व्याख्या कर सकते हैं। तो ये मेरी दृष्टिकोण था। तो उसने मुझे रोका कि नहीं, अब जो है इतने लाख लोग बैठेंगे, उसमें से तुझे आना है और ये प्रवृत्ति में निवृत्ति रखनी है। और उस गीता को पढ़ने के पश्चात मैंने मेरे पिताजी को ये कहा, नहीं मैं अब कंपटीशन दूंगा और मैं इसमें आपको सफल होकर के बताऊंगा। और सफल हुआ भी। तो दैट वाज योर मोटिवेशन बेसिकली। जी संन्यास के बाद। हाँ, ये हुआ था। बहुत बहुत अच्छा किस्सा था। आई थिंक पीपल विल बी मोटिवेटेड इनफ होने चाहिए, क्योंकि मैं इस बात से खुद ही मोटिवेट हुआ, क्योंकि हमारा तो इतना महान ग्रंथ है वो। सही है। और अब भी मैं जब भी तनाव तो खैर मेरे को दे नहीं सकता, जिम्मेदारी का जब भी बोझ आता है तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने से काफ़ी आनंद आ जाता है। क्योंकि आप ये देखिए ना, जैसे गीता के द्वितीय अध्याय में कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। तो योग का अलग अलग अर्थ निकालते हैं लोग बात। तो गीता में ये कहा कि एक्सीलेंस इन एक्शन, एक्सीलेंस इन एक्शन इज योग। तो आपका जो भी एक्शन है उसमें आप एक्सीलेंस ले, वह योग है अपने आप में। आज कोई व्यक्ति कंप्यूटर का अध्ययन कर रहा है और उसमें अगर वो एक्सीलेंस उस एक्शन में ले आया तो वो भी तो योगी हो गया ना। बिल्कुल। आप अपने काम जो कर रहे हैं उसके अंदर अगर एक्सीलेंस ले आए अपने एक्शन में, आप भी योगी हैं। तो क्या बढ़िया बात कही है गीता के अंदर। तो ऐसे इतनी चीजें आपको गीता में एक वाक्यांश में आपको मिल जाएगी। गीता में श्री कृष्ण एक जगह और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो परफेक्ट नहीं है, 3 गुणों का मिश्रण है। ये कितनी सुंदर बात है। सत्व और रजस और तमस, ये 3 गुण हमारे में मौजूद रहते हैं। सत्व गुण थोड़ा सा प्रकाश का परिचायक है, रजोगुण चंचलता का परिचायक है, तमोगुण प्रमाद का परिचायक है, लेकिन रहेगा सब में। अब आपका व्यक्तित्व आप कैसा बनाते हो, किस गुण की प्रबलता आपके अंदर आप रखते हो, वह आपका व्यक्तित्व बनाता है। यदि सत्व गुण की प्रबलता है तो आपका भी बड़ा सरल और सहज व्यवहार हो जाएगा। तो उसमें कहा है सत्व रघु प्रकाश मिष्टम इष्टम मकम चंचल रजय गुरु वर्णक में तो तमें प्रति वच्चार्थ तो वृत्ति ही, ये 3 गुणों की वृत्तियां श्री कृष्ण ने बताई है। तो ये तो जितना अपन उसको करेंगे उतना ही हमारे को नवीन आयाम इसके प्राप्त होंगे।